मूवी के शुरू में हमें देखने को मिलता है साल 2005, चाइना। शहर की सुनसान सड़क पर एक वाइट कार एक ब्लैक कार को पीछे से हिट कर देती है। ब्लैक कार का मालिक कार से उतरकर कार की वीडियो बनाने लगता है और कार ठोकने पर इस शख्स को सुनाने भी लगता है, मगर वाइट कार वाला कोई जवाब नहीं दे रहा था। अगले ही लम्हे इस वाइट कार वाले ने ब्लैक कार के मालिक पर छुरी से हमला करना शुरू कर दिया और फिर इसे इसी की कार में मारकर डाल दिया। इसको मारने के बाद वो शख्स अपनी कार में बैठकर निकल गया। अगले दिन इन्वेस्टिगेटर क्राइम पर पहुंचता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने चीज़ों को बारीकी से नोट करना शुरू किया। उसने जब कार का मुआयना किया और कार के बम्पर को देखा कि इस पर डेंट पड़ा हुआ था, टाइसू को ये एक साइन मिला था। इसी बीच डोंगसू को दिखाते हैं, जो बहुत ही पावरफुल गैंगस्टर बॉस होता है और इसका एक बहुत बड़ा गैम्बलिंग का बिजनेस था। वो एक इलीगल बिजनेस चला रहा था। वो राइवल गैंग के लीडर के साथ मीटिंग में होता है। इसके बीच किसी बात को लेकर बहस होती है, जिस वजह से उनके चेले भी आपस में बहस करने लगते हैं। डोंगसू ने पहले तो अपने ही चेले को 2-3 मुक्के मारे और फिर दूसरे वाले के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत निकाल लिए और बोला कि जब बड़े बात कर रहे हैं तो तुम लोगों की आवाज़ कैसे आ रही है। डोंगसू का गुस्सा देखकर दूसरे गैंगस्टर की हालत देखने के काबिल थी और डोंगसू ने उसके साथी के दांत इस राइवल गैंग के मेंबर के गिलास में डालकर उसको शराब में डालकर उसे दे दी और वो खामोशी से पीकर डील फाइनल कर लेता है। पुलिस स्टेशन में टाइसू ने अपने बॉस को किलिंग से रिलेटेड कुछ एविडेंस दिखाए और बताया कि पिछले कुछ दिनों से हो रहे मर्डर का पैटर्न बिल्कुल सेम है और उन्हें मारने के लिए भी सेम हथियार का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये किसी सीरियल किलर का काम है। लेकिन इस बात पर इसके बॉस ने इसे बहुत सारी बातें सुनाई कि टाइसू ने कुछ ज़्यादा ही पी हुई है और वो कुछ ज़्यादा ही शायद बॉलीवुड मूवीज़ देख रहा है। इसके बाद गैंगस्टर अकेला ही ड्राइव पर निकलता है ताकि बिजनेस को लेकर इसका दिमाग क्लियर हो सके। तब इसकी कार को कोई पीछे से हिट करता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही सीरियल किलर था जो हर रात किसी की कार को हिट करने के बाद कत्ल करता है। डोंगसू ने उतरकर देखा डेंट बहुत हल्का सा था, इसलिए उसने दूसरे बंदे को जाने के लिए बोला, लेकिन तभी उसने पीछे से हमला कर दिया। छुरा लगने के बाद डोंगसू भी अपना बचाव करने लगा। किलर ये नहीं जानता था कि इसका वास्ता अब की बार किसी और से नहीं बल्कि एक ताकतवर डॉन से हुआ है और डोंगसू ने किलर को इसकी पिछली सारी गलती की याद दिला दी। किलर ने डोंगसू को अच्छे से जख्मी कर दिया था और फिर डोंगसू ने भी किलर को छुरा लेकर उसके सीने में घुसा दिया। जब किलर को लगा कि ये इससे लड़ नहीं पाएगा तो पतली गली पकड़ ली और कार में बैठकर डोंगसू को हिट करके भाग जाता है। गैंगस्टर को जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है। इसी दौरान इसके चेले ने राइवल गैंग पर हमला कर दिया, ये सोचकर कि इसके बॉस ने ही डोंगसू पर हमला करवाया है। दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि किलर अपना जख्म रोकने के लिए अपने जख्म पर स्टेपलर लगा रहा होता है, क्योंकि वो अस्पताल नहीं जा सकता वरना वो पकड़ा जाएगा। उसने अपनी कार वहीं रास्ते पर छोड़कर कपड़े लेने के लिए एक आदमी को मार दिया। अगले दिन डोंगसू को होश आया तो उसने अपने आदमियों को बताया कि वो आदमी दूसरी गैंग का बंदा नहीं था बल्कि वो तो कोई और ही था। उसने किलर की कार की डिटेल दी और कहा कि जल्द से जल्द उसे पकड़कर मेरे सामने ले आओ। तभी टाइसू भी वहां पर आ गया। डोंगसू पुलिस पर भरोसा नहीं करता है, इसलिए उसने रिपोर्ट नहीं की थी। टाइसू ने उसकी कार देखी जिस पर पिछले केसेस की तरह सेम डेंट था। डोंगसू ने किलर का स्केच बनवाया जो कि काफ़ी एक्यूरेट था। डोंगसू बताता है कि वो बंदा दिखने में हूबहू ऐसा है। डोंगसू पुलिस से पहले किलर को पकड़ना चाहता था। इसी बीच किलर ने अपना अगला शिकार किया और उसका ट्रक ले लिया। ट्रक में एक बंदा बैठा हुआ था। उसको मारते वक्त किलर का छुरा गिर जाता है। कुछ वक्त बाद टाइसू गैंगस्टर बॉस के इलीगल धंधों पर रेड करवा देता है, जिस वजह से इसकी गैंगस्टर डोंगसू से डायरेक्ट बात हो पाती है। टाइसू से बताता है कि हमला करने वाला एक सीरियल किलर है। डोंगसू को भी यही लगता है, नहीं तो शहर में कोई नहीं था जो डोंगसू पर हमला करवा पाता। इस हमले को लेकर डोंगसू बहुत परेशान था। वो जल्दी किलर को पकड़कर मारना चाहता था, क्योंकि इस वजह से डोंगसू की रेपुटेशन भी बहुत ख़राब हो रही थी, जिसका फ़ायदा दूसरी गैंग वाले उठा रहे थे। तब की भरपाई किलर को पकड़कर ही हो सकती थी। डोंगसू के आदमियों को किलर की कार और किलर का छुरा भी मिल जाता है। कुछ वक्त बाद डोंगसू ने फिर से टाइसू को अपने घर पर बुलाया। उसने बताया कि एक गैंगस्टर की रेपुटेशन ही इसके लिए सब कुछ है। इसे दूसरी गैंग को बताने कि असली बॉस कौन है। जल्द से जल्द किलर को पकड़ना होगा, जिसके लिए उसे टाइसू की ज़रूरत थी। उसने पुलिस वाले के साथ एक डील करी कि जिसके हाथ किलर पहले लग गया वो इसका हो जाएगा। टाइसू सोच रहा था कि वो किलर को पकड़कर कोर्ट ले जाएगा और फिर इसे प्रमोशन मिल जाएगी, जबकि डोंगसू से पकड़कर अपने गैंगस्टर की दुनिया में खोई हुई रेपुटेशन वापस चाहता था।
डील के बाद डोंगसू ने बताया कि उनकी सब बातें रिकॉर्ड हो रही थी। अब टाइसू उसे धोखा नहीं दे सकता था। डोंगसू ने टाइसू को स्केच देकर काम पर लगा दिया। डील की वजह से टाइसू और उसके साथियों को डोंगसू के वेयर हाउस में जाने की इजाज़त मिल गई, जहां किलर की कार खड़ी थी। उन्होंने डीएनए सैंपल की तलाश शुरू कर दी। इसी बीच डोंगसू ने अपना आदमी भेजा दूसरी गैंग को मारने के लिए, जिसे दांत वाली दारू पिलाई थी शुरू में, क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा वही उठा रहा था इसकी गिरी हुई रेपुटेशन का। इसलिए डोंगसू ने उसे मरवा दिया, वो भी किलर के छुरे से। कार से डीएनए की रिपोर्ट आ गई। ये डीएनए पिछले सभी क्राइम सीन से मैच कर गया था। साथ ही साथ डीएनए छुरी पर भी मिला, जो डोंगसू के आदमी ने क्राइम सीन के वक्त कत्ल होने वाले की पीठ में छोड़ दिया था। अब ये सारे मर्डर सीरियल किलिंग के तौर पर दर्ज कर लिए गए थे और अब इस केस में पूरा का पूरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गया था। शहर में इसी दौरान एक और मर्डर हो जाता है। टीवी में डोंगसू की अमरेला भी दिखाई देती है। डोंगसू समझ गया कि ये वही बच्ची थी जो उसे बस स्टॉप पर मिली थी। ये सभी तेजी से उठे और हर होटल और हर रेस्टोरेंट और साथ ही साथ बस के रूट को भी छान मारा। आखिरकार उन्हें एक होटल का पता चल गया, जिसके ऑनर ने कंफर्म कर दिया कि ये बंदा यहीं रुका हुआ है, लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं था। किलर देर रात को आता है। सभी लोग बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। किलर आहिस्ता आहिस्ता अपनी कार में अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। किलर जानता था कि उसकी तलाश जारी है, इसलिए वो भी हर तरीके से मोहतात था। किलर को कुछ शक महसूस होता है कि इसकी रैकी की जा रही थी। वो अचानक गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर वहां से निकल जाता है। पुलिस वाले और गैंगस्टर की फौज उसके पीछे पड़ जाती है। एक बहुत लंबे और खतरनाक चेस के बाद 3 कार आपस में टकरा गई। किलर कार से निकलकर भागने लगा। ये सब लोग भी इसके पीछे भागने लगे। इसे पकड़ने के चक्कर में ये तीनों अलग अलग हो गए। इस बात का फायदा उठाकर किलर ने गैंगस्टर के चेले को मार दिया। गैंगस्टर डोंगसू उसके पास आया। मरने से पहले उस आदमी ने बताया कि वो किलर किस तरफ गया है। डोंगसू खून के धब्बों का पीछा करते हुए एक बार में पहुंच जाता है, जहां उसने देखा कि 2 लड़कियां गाना गाते हुए रो रही थी। वो समझ जाता है कि किलर अंदर ही है। किलर भी अंदर उसका इंतजार कर रहा था। डोंगसू ने दरवाज़ा तोड़ दिया और दरवाजे में से ही उसे मार मारकर किलर को अधमरा कर दिया। वो उसे घसीटता हुआ ले जाता है। टाइसू ने उसे आवाज़ दी, मगर गैंगस्टर ने उसे इग्नोर कर दिया। टाइसू समझ गया कि अब डोंगसू उसे मार डालेगा। डोंगसू उसे अपने वेयर हाउस में ले जाता है और वहाँ उसकी खूब पिटाई करता है, लेकिन वो बस हंसता ही जा रहा था। फिर डोंगसू ने उसके टुकड़े करने के लिए औजार उठा लिया। तभी टाइसू भी वहाँ आ जाता है। कार की टक्कर की वजह से गैंगस्टर बेहोश हो जाता है और टाइसू किलर को अपने साथ ले जाता है। वो इसे पुलिस स्टेशन ले आया, जहाँ सभी किलर को देखकर शॉक हो गए। अगले दिन पुलिस ने डोंगसू के धंधों पर रेड करना शुरू कर दी। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में पुलिस वाला किलर से पूछताछ करता है। पूछताछ के दौरान साइको एकदम खामोश रहा, जबकि टाइसू को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इसके खिलाफ मजबूत सबूत नहीं थे। किलर ने केमिकल की मदद से अपने प्रिंट भी मिटा रखे थे ताकि इसे मर्डर वेपन से जोड़ा ही ना जा सके। पहले से ही इसने उन सब के बारे में सोचकर चल रहा था। उसने सेम बातें कोर्ट में दोहराई कि मैं बेगुनाह हूँ और पुलिस उसे फंसाने की कोशिश कर रही है और किलर उनके हाथ नहीं आ रहा है, तो उन्होंने फर्जी कहानी बनाकर मुझे फंसाने की कोशिश की है। जज भी उसे सजा देने में हिचकिचाने लगता है। सभी विक्टिम की फैमिली यहाँ पर बैठी रो रही थी। वो अब सिर्फ इंसाफ चाहते थे। फिर प्रोसिक्यूटर ने गवाह को बुलाया, एक इकलौता गवाह जो डेविल के हमले से बच गया था। पिछली रात टाइसू मदद मांगने के लिए गैंगस्टर के पास गया था कि हम दोनों ही किलर को मारना चाहते हैं, इसके लिए हमें कानून का सहारा लेना चाहिए। उसने एक रिकॉर्डिंग भी सुनाई जिसमें डोंगसू ने कहा था कि उसने ही राइवल गैंग के लीडर को मारा है। अब उसके पास पुलिस वाले की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। डोंगसू ने ईमानदारी से अपना बयान दिया कि ये मासूम बन रहे इंसान ने ही उस पर हमला किया था। कातिल के वकील ने कहा कि हम एक क्रिमिनल पर भरोसा कैसे कर सकते। डोंगसू ने जवाब देते हुए कहा कि अगर ये तुम्हारे घर वालों को मारता तब तुम शायद ये बात नहीं कहते। इन सब के बावजूद किलर इस पर हंस रहा था। तब डोंगसू खड़ा हुआ। उसने अपनी शर्ट निकालकर सबको दिखाया कि उसने कहाँ कहाँ उसे छुरा मारा था। उसने स्केच भी दिखाया जो उसने ठीक हमले के बाद बनवाया था। डोंगसू ने किलर के हाथ से लिखा हुआ लेटर भी दिखाया जिसमें लिखा हुआ था कि खून मेरे ही छुरे से हुआ है। डोंगसू ने दूसरा छुरा फाड़ दिया है और बताया कि उस रात मैंने भी किलर के सीने में छुरी से हमला किया था, अभी भी इसका निशान होगा। और जब उन्होंने चेक किया तो निशान ठीक वहीं था जहां गैंगस्टर ने बताया था। ये सब देखते हुए जज साहब ने किलर को मौत की सजा सुना दी और साथ ही साथ डोंगसू को भी जेल भेजने का फैसला सुना दिया। लेकिन इसकी गवाही की वजह से इसकी सजा कम हो गई थी और टाइसू को प्रमोशन मिल गया। दूसरी तरफ जेल में दिखाया जाता है कि डोंगसू जेल में जाता है
जहाँ सभी लोग उसे झुककर सलाम करते हैं। दूर बेंच पर किलर बैठा था, जिसे देखकर डोंगसू हंसता है। दरअसल डोंगसू एक ही शर्त पर गवाही देने को राजी हुआ था कि पुलिस वाले उसे उसी जेल में डालेंगे जिसमें किलर हो। इसके बाद डोंगसू रस्सी लेकर किलर के पास जाता है। जब वो नहा रहा था, उसने कहा कि जो खेल हमने शुरू किया है, इसका ख़त्म होना भी ज़रूरी है, और वो हंसने लगा। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो शुरू में तो बहुत सीधी होती है, लेकिन उसे बाद में सेक्स कराने की लत लग जाती है। तो आइए देखते हैं कि वो किस तरह अपने आप को सुकून दिलाती है। मूवी की शुरुआत में हम एलिस को एक स्कूल में देखते हैं जहाँ वो पढ़ती है। इस स्कूल के कवानीन बहुत सख्त होते हैं, जैसे कि अगर कोई लड़की छोटी स्कर्ट पहनकर आती है तो उसे सज़ा दी जाती थी। इसके बाद हम क्लास का एक मंजर देखते हैं जहाँ फादर मर्फी सब बच्चों को सेक्सुअलिटी का चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं। फादर सभी बच्चों को पढ़ाते हैं कि किसी भी लड़के या लड़की को इंटीमेट तभी होना चाहिए जब वो शादी करें। अगर वो बिना शादी के एक दूसरे के करीब आते हैं तो खुदा की नज़र में ये पाप माना जाएगा। क्लास का एक लड़का फादर से पूछता है कि इंटीमेट होना गलत है, तो क्या हाथ गाड़ी चलाना भी गलत है? कि हाथ गाड़ी चलाकर तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इसलिए ये भी पाप है और खुदा हर जगह होता है, इसलिए ऐसा कुछ भी मत करना। क्लास ख़त्म होने के बाद एलिस अपनी फ्रेंड लोरा से मिलती है। लोरा एलिस से बोलती है कि मैं इस स्कूल के कवानीन से तंग आ चुकी हूँ, क्योंकि स्कूल वाले इंटीमेट होने को भी पाप समझते हैं। और वो एलिस से पूछती है कि क्या मैस्टरबेशन करना भी पाप है? तो एलिस मना कर देती है कि इसमें कोई पाप नहीं है, ये तो हर इंसान करता है अपनी खुशी के लिए। इसके बाद एलिस अपने घर आ जाती है, जहाँ घर पर वो अकेली थी, इसलिए एलिस अपने कंप्यूटर पर बैठकर किसी से चैट करने लगती है। वो चैट कर ही रही थी कि तभी एलिस को किसी अनजान आदमी का मैसेज आता है जिसमें उसने सेक्सी फ़ोटोज़ भेजा था। फ़ोटो देखकर पहले तो एलिस को शर्म आ जाती है, लेकिन एलिस को दोबारा इस फ़ोटो को देखने का तजस्सुस होता है, इसलिए वो उसे देखने लगती है। तो वो आदमी मैसेज करके एलिस से इसकी एज और लोकेशन के बारे में पूछता है, तो एलिस भी उसे अपने बायोडाटा दे देती है। फिर वो आदमी एलिस से उसकी फ़ोटो मांगता है, तो एलिस भी समझदारी के साथ इसकी बेस्ट फ्रेंड की फ़ोटो भेज देती है। इसका फ़ोटो देखकर वो आदमी कहता है, वाह तुम कितनी खूबसूरत हो। ये सुनकर दोनों के दरमियान डर्टी चैट होने लगती हैं। इससे अब एलिस धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोने लगती है, जिससे एलिस अपनी स्कर्ट में हाथ डालती है और फिर मज़े करने लगती है। लेकिन तभी ऐसा लगता है कि इसके मॉम डैड आ चुके हैं, इसलिए एलिस जल्दी से अपने कंप्यूटर को बंद कर देती है। अगले दिन हम एलिस को लोरा के साथ स्कूल में देखते हैं, जहाँ वो अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी। तो उनके पास बैठ बैठी हुई थी, जो एलिस से कहती है कि एलिस आजकल तुम बहुत कांड कर रही हो। लेकिन एलिस को इसकी बात समझ नहीं आती। लोरा बैट से अपनी पार्टी में ना आने की वजह पूछती है, तो बैट बताती है कि मैं स्कूल की तरफ से एक ट्रिप पर गई थी और वहाँ जाने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। लेकिन लोरा और एलिस को इसकी बातें समझ नहीं आती। बैट के वहाँ जाने के बाद एलिस अजीब तरीके से चॉकलेट खाने लगती है। एलिस को ऐसे चॉकलेट खाते देख इसके साथ वाले लड़के हंसने लगते हैं। इससे एलिस वहाँ से चली जाती है। स्कूल की एक टीचर एलिस के पास आकर उससे बोलती है कि तुम अपनी बॉडी के साथ ऐसी गंदी हरकतें नहीं कर सकती, क्योंकि ये खुदा की देन है। ये सुनकर एलिस समझ जाती है कि पूरे स्कूल में ये बात फैल गई है कि वो खुद को गीला करती है। इसलिए एलिस अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए फादर मर्फी के पास जाती है और उन्हें अपनी आँख बुझाने वाली बात बताती है। तो फादर एलिस को समझाते हैं कि शादी से पहले ये सब कुछ करना गलत है और तुमने गलती की है और तुम्हें चर्च में जाकर प्रे करनी होगी। तो एलिस भी ऐसा ही करती है और चर्च जाकर वो अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और सोचने लगती है कि इसका दिमाग फालतू कामों पर जाने लग गया है। इसलिए वो स्कूल ट्रिप पर जाकर अपने दिमाग को शांत करके खुदा के बारे में और जानेगी। एलिस ऐसा ही करती है। वो स्कूल ट्रिप पर जाती है। लोरा भी ट्रिप पर जा रही थी, लेकिन वो खुदा के बारे में जानने के लिए नहीं, बल्कि इसी के स्कूल की एक लड़की को पटाने के लिए। थोड़ी देर बाद वो सभी इसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उनका कैंप था। कैंप से कुछ बच्चे बाहर आते हैं जो कि उनके ग्रुप के लीडर थे। उनमें से हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम क्रिश था। क्रिश को देखते ही एलिस के अंदर रोमांटिक फीलिंग जागने लगती है। तभी वहाँ की इंचार्ज नैना वहाँ आ जाती है, जो सभी को अंदर लेकर जाती है। नैना एलिस से उसको फ़ोन मांगती है, क्योंकि ट्रिप पर फ़ोन अलाउ नहीं था, ताकि सभी बच्चों का ध्यान ट्रिप पर लग सके। पर एलिस नैना को अपना फ़ोन नहीं देती और झूठ बोल देती है कि इसके पास फ़ोन नहीं है। जिसके बाद सभी बच्चों को एक साथ हॉल में बिठाया जाता है, जहाँ फादर सभी बच्चों का अलग अलग ग्रुप बना देते हैं। एलिस क्रिश के ग्रुप में थी, इसलिए एलिस के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। फिर फादर मर्फी सभी बच्चों से कहते हैं कि तुम यहाँ आए हो
ये ईश्वर ने पहले से प्लान कर रखा है और तुम 4 दिनों के अंदर यहाँ रहकर अपनी ज़िंदगी के बारे में सीखोगे जो कि ईश्वर चाहते हैं। जिसके बाद फादर सभी बच्चों को एक पेपर देते हैं इस पर फीलिंग के बारे में लिखा होता है। फादर कहते हैं कि तुम सभी इस पर टिक करके बताना जो तुमने यहाँ आने से पहले महसूस किया हो। तो सब बच्चे अपने अपने मूड टिक कर देते हैं, लेकिन एलिस टर्न ऑन पर टिक कर देती है क्योंकि कुछ दिन पहले ही वो किसी के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। लेकिन एलिस इस बात से बहुत घबरा जाती है कि अगर इस बात का सबको पता चल गया तो इसका मजाक बनाया जाएगा। इसलिए वो स्टिक को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले ही उनके पेपर सबमिट करवा लिए जाते हैं। इसके बाद नैना आकर कन्फेशन करती है कि मुझे लगता था कि मेरे मॉम डैड मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन यहाँ आने से पहले मेरी लाइफ इतनी चेंज हो गई कि मुझे अब लगने लगा है कि मेरे मॉम डैड मुझसे भी प्यार करते हैं। अगले सीन में हम रात को एलिस को देखते हैं जो अपने मोबाइल में सांप वाला गेम खेल रही थी। आउट होने पर फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था तो एलिस को आइडिया आता है और वो फ़ोन को अपनी टांगों के बीच में रख लेती है, जिससे इसको बहुत अच्छा फील हो रहा था। अगले दिन सब बच्चे जंगल में घूमने के लिए जाते हैं जहाँ एलिस जानबूझकर खुद को चोट पहुँचा लेती है ताकि उनका ग्रुप का लीडर जो कि क्रिश था इसके पास आ जाए। और होता भी ऐसा ही है। चोट लगने की वजह से एलिस चल नहीं पाती तो क्रिश एलिस को अपनी गोद में उठाकर उसके केबिन में छोड़ देता है। तभी एलिस के पास नैना आकर एलिस से इसकी चोट के बारे में पूछती है और कहती है कि जल्दी से बाहर चलो ताकि हम ग्रुप फ़ोटो ले सकें। लेकिन तभी एलिस का फ़ोन वाइब्रेट होता है जिससे नैना को इसके फ़ोन के बारे में पता चल गया था। नैना एलिस से कहती है कि मैंने तुमसे पहले दिन ही फ़ोन मांगा था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। इसके बारे में मुझे फादर से बात करनी पड़ेगी। जिसके बाद सब ग्रुप फ़ोटो लेते हैं। फ़ोटो लेने के बाद फादर मर्फी एलिस को डांटने लगते हैं कि तुमने एक बार फिर से हमारे यहाँ के नियम को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें सज़ा के तौर पर पूरे केबिन की सफाई करनी पड़ेगी। जिसके बाद एलिस सफाई करने के काम में लग जाती है। सफाई करते हुए एलिस की नज़र फादर मर्फी के रूम के अंदर रखे कंप्यूटर पर जाती है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। इसलिए एलिस जल्दी से फादर के कंप्यूटर पर जाकर वापस से एक लड़के से चैट स्टार्ट कर देती है। एलिस इस लड़के से इंटीमेट होने के बारे में पूछती है, लेकिन एलिस को ऐसा लगता है कि जैसे कोई आ रहा है, इसलिए वो जल्दी से कंप्यूटर को बंद करके वहाँ से निकल जाती है। लेकिन वो कंप्यूटर को शट डाउन करना भूल गई थी। अगले दिन सब बच्चे बैठे होते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ अब 3 दिन गुजर चुके थे। तभी फादर आकर वहाँ सब बच्चों से पूछते हैं कि जिसने भी मेरे कंप्यूटर से चैट की है वो खुद आकर मुझे बता दे तो अच्छा रहेगा। लेकिन कोई भी बच्चा इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। तो फादर मर्फी एक एक करके सब बच्चों का इंटरव्यू लेने लगते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि उनका कंप्यूटर का इस्तेमाल किसने किया है। एलिस जब इंटरव्यू देने आती है तो फादर इसे बोलते हैं कि पूरे स्कूल में वैसे भी तुम फेमस हो क्योंकि स्कूल में चारों तरफ तुम्हारी ही चर्चाएं हैं। तो एलिस बोलती है कि मैं एक सीधी लड़की हूँ और जो भी बातें आपने मेरे बारे में सुनी हैं वो सब अफवाह हैं। इसके बाद एलिस किचन में सफाई का काम कर रही होती है। तभी वहाँ इसका क्लास का एक लड़का आकर कचरा नीचे गिरा देता है, जिससे एलिस इसके ऊपर गुस्सा होकर बोलती है कि तुम्हारी वजह से मैं पूरे स्कूल में फेमस हो रखी हूँ। तो वो लड़का भी बोल देता है कि तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम्हारी वजह से ही मेरा ब्रेकअप हुआ है। तभी फादर वहाँ आकर इस लड़के को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। एलिस अपनी सफाई कर ही रही थी। तभी एलिस की नज़र खिड़की से बाहर जाती है जहाँ नैना और स्कूल का एक लड़का रोमांस कर रहे होते हैं। ये देखकर एलिस भी एक्टिव हो जाती है और झाड़ू की मदद से खुद को खुश करने लगती है। सब हो जाने के बाद एलिस लोरा के पास जाकर नैना का कांड उसे बताती है, लेकिन लोरा को एलिस की बातों पर यकीन नहीं होता और वो एलिस से बोलती है कि तुम्हारे दिमाग में हर वक्त यही बातें चलती रहती हैं, इसलिए तुम्हें हर कोई तुम्हारे जैसा ही लगता है और तुम बहुत गंदी लड़की हो, इसलिए आज के बाद तुम मुझसे कभी बात मत करना। इससे एलिस को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन एलिस सफाई कर रही होती है तो उसे उसी लड़की का ब्रेसलेट मिलता है जिसने इसकी अफवाह स्कूल में उड़ाई थी। इस ब्रेसलेट को लेकर एलिस फादर के कंप्यूटर के पास रख देती है। तब उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है, जिसे सुनकर एलिस छुप गई थी। तो फादर मर्फी वहां आकर अपने कंप्यूटर में कुछ वीडियो चलाकर हाथ गाड़ी चलाने लगते हैं, जिसे देखकर एलिस चौंक जाती है और बाहर आकर सोचने लगती है कि ये खुद तो मज़े कर रहा है और दुनिया को इल्म बांट रहा है। बाहर एलिस को क्रिश मिलता है, जिसे देखकर एलिस की आँख भड़क चुकी थी। वो क्रिश को किस कर लेती है और क्रिश भी आराम से किस कर लेता है, लेकिन क्रिश को एहसास होता है कि वो गलती कर रहा है, इसलिए क्रिश वहाँ से भाग जाता है। रात को सभी ग्रुप बनाकर एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन एलिस का तो सुबह की घटना को सोच सोच कर ही दिमाग ख़राब हो रहा था, इसलिए वो सभी को छोड़कर वहाँ से भागकर सीधे एक बार में आ जाती है।
जहाँ एलिस को जीना नाम की एक लेडी मिलती है जो एलिस को परेशान देखकर इससे बात करने लगती है। तो एलिस अपनी परेशानी से बताती है कि लोग जैसे अंदर से होते हैं वो बाहर से वैसे दिखाई नहीं देते। मैं जिस स्कूल में पढ़ती हूँ वहाँ हमें छोटी छोटी गलती की भी सज़ा दी जाती है। तो जीना इसे बताती है कि मैं भी छोटी थी तब कैथोलिक स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा। थोड़ी देर बात करने के बाद जीना एलिस को इस कैंप के बाहर छोड़ देती है और एलिस से कहती है कि जल्दी से तुम्हें अपने स्कूल को चेंज कर देना चाहिए ताकि तुम अपने मन की कर सको। अगली सुबह जब सभी बैठे होते हैं तो फादर मर्फी आकर इस लड़के को अपने साथ ले जाते हैं जिसने एलिस की अफवाह फैला रखी थी। इधर लोरा भी एलिस के पास आकर इससे सभी बातों की माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हें इतना अश्लील समझा, जबकि वो सारे कांड तो उस लड़के ने किए थे। वो अपनी अपनी बातें कहते हैं। वो लड़का आकर अपने किए हुए कांड के बारे में सभी के सामने सॉरी मांगता है। जब एलिस की बारी आती है तो हिम्मत करके सबके सामने बोलती है। यहाँ हर कोई अपनी सच्चाई छुपाकर बैठा हुआ है क्योंकि सबके चेहरों पर एक नकली फेस है जो वो दिखाना नहीं चाहता। जिसके बाद एलिस अपने घर आ जाती है और अपने नए स्कूल के बारे में देखती है। जब एलिस नए स्कूल जाती है तो इसकी मुलाकात वहाँ क्रिस से होती है जो एलिस से उस दिन किए हुए कांड के बारे में माफ़ी मांगता है और इसका नया स्कूल फ्रेंड बन जाता है। इसके बाद एलिस कन्फेशन करने के लिए फादर के पास जाती है और बताती है कि जब मैं टूर पर गई थी तो मैंने वहाँ एक आदमी को वीडियो देखते हुए और हाथ गाड़ी चलाते हुए देखा था। अब आपको पता है वो मर्फी ही था। लेकिन फादर मर्फी इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं और एलिस को बोलते हैं कि किसी को ऐसी हरकतें करते हुए देखना भी पाप है, इसलिए तुम चर्च जाकर गॉड से प्रे करना। फिर एलिस घर आकर अपने कंप्यूटर में अच्छी वीडियोस चलाकर खुद ही को खुश करने लगती है और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।